ओके, सो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं सेकंड पार्ट में। क्या बात कर रहा था? क्वेश्चन नंबर 53 पे थे। यहाँ पर लिखा है कि आर्टिकल 1 सी, आर्टिकल फर्स्ट जो है यूएन कन्वेंशन का, दैट इज यूएनसीआरसी, मैंने बताया हुआ था, पीडीएफ शेयर किया था। ये तो मैंने ओपन ग्रुप में भी शेयर किया था, टेलीग्राम ग्रुप में, सबने पढ़ा होगा। ये आपका राइट द एज ऑफ चाइल्ड इसको लेकर के है, दैट इज लेस देन 18 ईयर को है। तो आपका इसमें मेंशन किया गया है यूएन कन्वेंशन का फर्स्ट ऑफ आर्टिकल में। तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, who is credited for the concept of Sanskritization? Very easy question, M.N. Srinivasan. Okay. क्वेश्चन नंबर 55, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस रिसोर्सेज, ये एच.वाई. सेठगी के द्वारा दिया गया। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56। अब यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान में जो प्रियम्बल है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो लिबर्टी है एज गिवन इन दी प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है? लिबर्टी किस में? थॉट्स में, विचारों में, एक्सप्रेशन, स्वतंत्रता में, ओके, अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसको बोलते हैं, ओके, आस्था में, मान्यता में, बिलीफ होने, उसमें लिबर्टी होनी चाहिए। वर्शिप में कि स्वतंत्रता होती है पूजा करने का, तो वो सभी आपका चारों आ जाएंगे। तो ये भी सी डी करेक्ट हो जाएगी। ये लाइवलीहुड इसका हिस्सा नहीं है ना, लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ सोशल वर्क इन दी करेक्ट सीक्वेंस। सो सही क्रम में लगाना है। देखो, सबसे बाद में आपका एंटी डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच आएगी, पता ही होगा। तो डी ऑप्शन तो कॉमन है सब में, तो आप देख नहीं सकते। पहला है थेरापेटिक अप्रोच, पुरानी, बिल्कुल पुरानी अप्रोच यही थी। रेडिकल अप्रोच आपका सिस्टम अप्रोच। पहले कौन सा है? सिस्टम अप्रोच है। सिस्टम मतलब होता है कि हम इसमें हर उसके आसपास के एनवायरमेंट को देखते हैं। पर्सन, जैसे कोई क्लाइंट है, क्लाइंट के सराउंडिंग्स, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड, टीचर, स्टूडेंट, या जहाँ पर काम करता है वर्कर, वो पूरा सिस्टम होता है उसका, ओके, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। तो पहले थेरापेटिक अप्रोच आएगा, फिर आएगा आपका सिस्टम अप्रोच, फिर रेडिकल अप्रोच फोकस करता है बेसिकली किसी पर्टिकुलर, जैसे कि मान लीजिए फिर महिलाओं के लिए, उनके अगेंस्ट में होने वाला हरासमेंट या उनके अधिकारों को लेकर के, या किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, कास्ट के लिए, किसी एथनिसिटी के लिए, वो पर्टिकुलरिस्टिक होता है। वो आपका रेडिकल वहाँ पर अप्रोच फोकस करते हैं लोगों के अधिकार को दिलाने के लिए, उनके जो राइट्स हैं, उनके ह्यूमन राइट्स, या उनकी जो उनके अगेंस्ट में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनक्वालिटी है, उसको रोकने के लिए हम रेडिकल अप्रोच यूज़ करते हैं। तो उसके बाद में आया, फिर लास्ट में आया एंटी डिस्क्रिमिनेटरी। एंटी डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच जनरली हम रेडिकल अप्रोच में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अलग से लिखा है तो डी हम बाद में मार्क करेंगे, इसलिए सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ये हिंदी में लिखा है, इसको पढ़ लेना। इसका राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिशुद्ध अवबोधन के लिए अवरोध के रूप में है? इसका हिंदी में जिसने दिया होगा वो, इसका फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है। इसका वैसे देख लीजिएगा कन्वर्ट करके इंग्लिश में क्या है। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें लिखा है सेकंड स्टेज ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी इन विच रिलेशनशिप बिटवीन द थीम्स ऑफ कैटेगरी प्रपोज्ड इन द, इसको हम बोलते क्या है? बेसिकली ये वो बात कर रहे हैं कैटेगरी थीम की। जैसे हम डाटा कलेक्ट करके आते हैं ना, तो मेरे पास बहुत सारा डेटा होगा, तो आप उसको कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी, होमोजेनिटी। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि मेल फीमेल अलग कर दिया, एजुकेशन, एजुकेटेड पर्सन, इलिटरेट पर्सन अलग अलग कर दिया, एज के आधार पर कर दिया अलग अलग, या गांव विलेज के आधार पर कर दिया, सोशियो कंडीशन के आधार पर अलग अलग कर दिया, कैटेगराइज कर दिया थीम आधार पर। जहाँ पे लिखा है ना रिलेशनशिप बिटवीन द थीम्स और द कैटेगरी, तो उनको कैटेगराइज कर देते हैं, ओके, डिफरेंट बेसिस पे, वेरिएबल पे आधार पर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, या कोई भी हो सकता है, जेंडर, कास्ट, कुछ, उसको बोलते हैं एक्सेल कोडिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पर बोला जा रहा है इन्फॉर्म्ड कंसेंट एज पार्ट ऑफ द NSW, दैट इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर कोड ऑफ एथिक्स स्पेसिफिकेशन दैट डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पर ये ड्यूरेशन की बात नहीं की गई है, नेचर एंड एक्सटेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी, ये नहीं होगा, बाकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, विद रेफरेंस टू दी ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। देखिए, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस थ्योरी उन्होंने बताया था कि जिसमें बेसिकली फोकस होता है ईगो स्टेट को डेवलप करने का। ये 3 स्टेज होती हैं जहाँ पर फोकस होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन चाइल्ड स्टेज के अंदर है, या 3 स्टेज होती है ना, तो वो किस प्रकार से हम ईगो स्टेट में लाएं, मतलब एक ऐसी अवस्था जहाँ पर वो सही डिसीजन ले पाए, ओके, उसके अंदर रैशनैलिटी डेवलप हो जाए, वो हम हमारा फोकस होता है। तो ये ट्रांजेक्शन बोलते हैं कम्युनिकेशन, सोशल वर्कर रहेगा, क्लाइंट रहेगा, उनके बीच में ट्रांजेक्शन होगा, बातचीत होगी, इंटरेक्शन होगा, सोशल वर्कर समझेगा क्लाइंट की अवस्था को, उसकी प्रेजेंट स्टेट को समझेगा, किस स्टेज के अंदर आ रहा है वो। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि विद रेफरेंस टू द ट्रांजेक्शनल एनालिसिस थ्योरी, सॉरी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन कौन से सही होंगे? तो देखो यहाँ पर डी लिखा है, हेल्प द क्लाइंट टू एक्वायर एन अप्रोप्रिएट लाइफ स्क्रिप्ट एंड रिप्लेस इट विद द नॉन प्रोडक्टिव स्क्रिप्ट। ओके, ये तो गलत है ना, नॉन प्रोडक्टिव स्क्रिप्ट से क्यों रिप्लेस करेंगे? तो ये आपका डी गलत हो जाएगा। तो मतलब आपका डी गलत है, तो ये ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये भी दोनों कॉमन है। सी करेक्ट देखना है, सी गलत है कि सही है।
हेल्प द क्लाइंट टू इवेल्युएट एंड अल्टर द अप्रोप्रिएट लाइफ पोजीशंस एंड अडॉप्ट द आई एम ओके। ये बेसिकली थ्योरी है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसको। ओके, तो ये करेक्ट है, सी वाला, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर रेफरल के बारे में बात कर रहे हैं। रेफरल जो होता है, सोशल वर्कर रेफर करते हैं किसी क्लाइंट को एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी, या एक सोशल वर्कर से दूसरे सोशल वर्कर के पास, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेस, या बोल सकते हैं नॉलेज, एनीथिंग कुड बी डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द पर्सन, तो रेफर करना पड़ता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन देखिए, सब में डी लिखा है, एक में डी नहीं है, मतलब पहले डी ही देख लो। इन जेन्युइन केसेस ऑफ रेफरल कंसेंट ऑफ द क्लाइंट इज नॉट इम्परेटिव, मतलब ये बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे केसेस जहाँ पर जेन्युइन केस है तो वहाँ पर क्लाइंट की कंसेंट लेना जरूरी नहीं है। बिल्कुल गलत है, किसी प्रकार का केस होगा उस पर कंसेंट लेना जरूरी होता है। ओके, पूछना तो जरूरी है ये, तो ये तो गलत हो जाएगा, डी नहीं होगा। डी नहीं होगा मतलब ये ऑप्शन गया, ये वाला गया, ये वाला गया, ऑप्शन 3 भी राइट, बाकी का पढ़ लेना, सही है। क्वेश्चन नंबर 63, ह्यूमन राइट्स स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट, कुछ द क्रेडिट। बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे थे ये पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, लियोपोल्ड सेंघोर, इनके द्वारा बोला गया था कि इससे पहले माना जाता था कि जो पॉलिटिकल राइट होते हैं, ओके, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं पॉलिटिकल राइट्स, लेकिन सोशियो कल्चरल राइट वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने उसकी चर्चा की क्योंकि वही स्टार्ट होते हैं। सो दैट इज़ द ह्यूमन राइट्स स्टार्ट विद द ब्रेकफास्ट, क्योंकि सबसे छोटे लेवल पर सबसे छोटा यूनिट होता है सोशल राइट्स, ओके, इकोनॉमिक राइट, ये सभी के सभी कल्चरल राइट्स। तो ये यहाँ पर इन्होंने चर्चा की, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, करेक्ट अबाउट दी डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल? एक आपका वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। इसमें हम बदलाव करते हैं, इस पर हम चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेशेंट है, इसको दवा दिया, मेडिसिन दिया ABCD, इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं इस पर, क्या बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं विच द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब विच रिप्रेजेंट द इफेक्ट, बिल्कुल इफेक्ट दर्शाता है, जैसे पेशेंट पे क्या चेंजेज आए हैं, क्या बदलाव आए हैं डिफरेंट मेडिसिन देने पर, तो वो आपका कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट दिखाता है, दर्शाता है। विच इज द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज टू ब्रिंग रिलीफ टू द क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। किसी प्रकार की एंजाइटी, गिल्ट या नहीं कुछ भी है, उसको रोकने के लिए, सफरिंग को कम करने के लिए क्लाइंट की आपको कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रेश्योर करना, आश्वासन देना। क्योंकि सबसे पहले भरोसा दिलाना होता है पर्सन को। जैसे जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर भरोसा दिलाता है, वो कहता है ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अच्छे से बात करता है, उसको हम बोलते हैं रिएश्योर करना, आश्वासन देना, बताना उसको। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पर बुक दी गई है और ऑथर के नाम दी गई। ये जी आपको पता होगा, ये वाला इजी है क्वेश्चन, कर पाएंगे आप। जैसे मान लो लास्ट में लिखा है व्हाट इज सोशल केस वर्क, पता है आपको, मैनेजमेंट है, सेकंड के साथ पेयर होगा डी, तो एक ही ऑप्शन है, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर देखिए बेवरेज रिपोर्ट, CUM रिपोर्ट्स, यंग हस्बैंड रिपोर्ट, लैंड रिपोर्ट, ये सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। ओके, ये मैंने एक PDF बना कर भी दिया था आप लोगों को कि लैंड रिपोर्ट कब आया, ये सभी। बेवरेज रिपोर्ट आपका 1941, इसी प्रकार से ये सब पेयर कर लेना, आपका सेकंड वाला करेक्ट हो। ये लैंड रिपोर्ट बेसिकली वो वाला नहीं है, 1939 वाला, ये आपका है जिसमें बात की गई है हेल्थ को लेकर के, ये वाला करेक्ट होगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 68, हु इज़ नोन फॉर द कंसेप्ट ऑफ पैनोप्टिकॉन, इसका मतलब क्या होता है? ये सेल फूको के द्वारा दिया गया था। इसका मतलब ये बेसिकली एक कंसेप्ट है सोसाइटी का, उन्होंने बताया कि जैसे कि ये जो जेल में कैदी होते हैं ना, प्रिजन में, कि उनको इस प्रकार रखा जाए कि बहुत ज़्यादा वो सभी के सभी लोग देखें, लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ना देखे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऐसी जेल बनाई जाए फुल, इस प्रकार से, यहाँ सब दरवाजे सामने सब दरवाजे हैं, ठीक है, बीच में एक एक बना हुआ है सेंटर, जहाँ से लाइट सब पे हम देख सकते हैं, इसको नज़र कर सकते हैं सबको, तो इसको बोलते हैं पैनोप्टिकॉन। यहाँ पर लोग रहेंगे, जो भी कैदी हैं या जो भी प्रिजन में लोग रहे हैं, प्रिजनर्स हैं, वो सब की सब ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। इस टावर के एक लाइट टावर बना दिया बीच में, उससे लाइट जा रही है चारों तरफ, वो आसानी से उनको देखा जा सकता है, और जो पर्सन यहाँ खड़ा है वो उसको कोई नहीं देख पाएगा क्योंकि लाइट है उसके आगे। तो इसको बोलते हैं, ये आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पर सोशल एक्शन इज द, देखो ये क्वेश्चन जो है क्लेम हो सकता है, ये क्वेश्चन ये देखो समझो इसको, सोशल एक्शन इज अ मास बेटरमेंट थ्रू दी प्रोपेगेंडा एंड एक्शन, ये किसके द्वारा बोला गया था? मैनेजमेंट के द्वारा, उनके द्वारा डेफिनेशन दी गई थी सोशल एक्शन की, वही डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। पहली बात करेक्ट है। दूसरा है सोशल एक्शन रिक्वायर इंटेंसिव मास मोबिलाइजेशन, ये भी ठीक है, दोनों कथन सत्य हैं, गलत कुछ भी नहीं। क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं?
ओके, जुड़े भी हैं और बोल सकते हैं बिल्कुल जुड़े हैं, क्योंकि अगर प्रोपेगेंडा करना, प्रोपेगेंडा मतलब प्रचार प्रसार करना, तो उसके लिए लोग चाहिए, मास मोबिलाइजेशन ज़रूरी होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ समझना होगा कि मास मोबिलाइजेशन जनरली हम करते हैं किसमें, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जब आपका क्लोज हो जाता है, एंड हो जाता है, फिर हमारा सोशल एक्शन स्टार्ट होता है। तो जो मास मोबिलाइजेशन का काम है ये आपका सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट हो जाता है, फिर हम सोशल एक्शन लेते हैं। इसी वजह से इन्होंने जो ऑप्शन सेकंड वाला मार्क किया है कि इसमें दोनों में कोई रिलेशन नहीं बताया, कि मतलब ये जो रीजन है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सॉरी। अदरवाइज दोनों करेक्ट हैं और ये आपस में जुड़े हुए भी हैं, लेकिन उसको अगर हम थोड़ा और समझेंगे तो मैंने बताया था कि सोशल एक्शन जो है मेथड, जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर हमारा सोशल एक्शन, क्या बोल रहा हूँ, 1 सेकेंड, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और सोशल एक्शन दो मेथड हैं। ये जो है आपका एक प्रोसेस से धीरे धीरे जब कंप्लीट होता है फिर हम सोशल एक्शन करते हैं, क्योंकि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है लोगों को इकट्ठा करना, मोबिलाइज करना। इसी वजह से यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये आपस में जुड़े नहीं है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अदरवाइज दोनों करेक्ट है और सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। ओके, तो इसको आप क्लेम कर सकते हैं अगर करना है। अब बट ये देख लीजिएगा आपके नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो रहे हैं, उसके आधार पर आपको लग रहा है कि 1-2 मार्क्स की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देना, है ना। क्योंकि कभी-कभी ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, जो पर्सन बना रहा है क्वेश्चन वो अपने हिसाब से सोच के बनाता है। ओके, उसकी अपनी सब्जेक्टिविटी होती है, किस प्रकार से समझ रहा है उसको, स्टेटमेंट को कैसे आंसर देना चाहता है वो, उसके आधार पर कभी-कभी दिया दिया रहता है, तो हमको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। तो ये आपका क्लेम कर भी सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, 1-2 मार्क्स की ज़रूरत है और ये इसका सही हो सकता है आपका, तो यू कैन जस्ट क्लेम, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आ गया, हाँ। आइडेंटिफाई द वेरिएबल विच फिगर इन दी हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, एनुअल इनकम एंड ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो फोर्थ विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, अब यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो मैंने बताया था कि जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, का स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है, कोरिलेशन, ये सब आपके आएंगे इसके अंदर, तो आपका तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर पॉपुलरली नोन एज दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क वाज एस्टेब्लिश एज एन इनिशिएटिव ऑफ द YWCA, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, अब यहाँ पर जगह का नाम पूछ लिया, लोकेशन, अदरवाइज ईयर पूछा जाता है। यहाँ पर देखो मैंने एक यूनिट 1 में दिया था लिस्ट, जिसमें मैंने ईयर भी लिखा था और लोकेशन भी लिखा था कहाँ कहाँ पर, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा और रिवीजन नोट्स में भी मिल जाएगा। ओके, तो इसको पेयर करिएगा, ब्रह्म समाज आपका एस्टैब्लिश हुआ बंगाल में, वेस्ट बंगाल, तो ये थर्ड के साथ पेयर होगा। इसी के साथ आपका तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का किसके रिगार्डिंग आपका बताना है कौन सा कथन सही है। ऑफकोर्स इसका जो मेन फोकस होता है कि किस प्रकार से हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं और लोगों को पार्टिसिपेट कराएं उसके अंदर, ये भी सही है। इट प्रोवाइड अ राइट टू पार्टिसिपेशन इन दी सोसाइटी, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल नहीं है। इट रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की जो नीड्स होती हैं उसको रिस्पॉन्ड करता है, मतलब समस्याएं हैं, जो चैलेंज है, जो नीड्स है उनको फुलफिल करना। ज़्यादा फोकस करते हैं हम सोशल और इकोनॉमिकल वेलबींग पर, बिल्कुल सही है। ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन इसमें है भी नहीं, तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं। तो डी विल बी राइट आंसर। सी राइट, यहाँ पर फोकस हमारा पार्टिसिपेशन पर नहीं होता ना, यहाँ पर हमारा फोकस होता है वेलबींग पर। पार्टिसिपेशन तो कराना है, सबको अपॉर्चुनिटी देना है। ओके, दैट दैट इज पार्ट ऑफ द राइट टू पार्टिसिपेशन। देखिए ये संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, इसका काम होता है कि हम कैसे वेलबींग को प्रमोट करें, कैसे अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड कराएं। क्वेश्चन नंबर 75, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1951, 51 भी लिखा है, 52 भी है आई थिंक, राइट, तो 52 होगा आपका यहाँ पर। कौन सा 52 है, हाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन है इसका, इसको पढ़ लेना। कुछ लिखा हुआ है, अभिवृत्ति निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ओके, यहाँ पर राइट आंसर पहला वाला होगा, इसको इंग्लिश में देख लेना जिन लोगों ने इंग्लिश में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन, इसका मतलब क्या होता है। देखो, जब भी हम स्टडी करते हैं तो किसी फिनोमेना की स्टडी कर रहे होते हैं, उसको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करते हैं, मतलब टाइम जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। ओके, टाइम को मेजर कर रहे होते हैं, एक टाइम सीरीज होती है, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी विलेज में जाकर के स्टडी कर रहे हैं, हेल्थ को लेकर के या एजुकेशन को लेकर के, एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो आपका सब्जेक्ट स्टडी कहलाएगी, सिंगल सब्जेक्ट स्टडी। तो ग्रुप की हो सकती है, समूह की। सो दैट इज द क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा, यूनिट ऑफ एनालिसिस इन दीज डिजाइन इज नॉट वन बट अ मैनी, कोर्स ज़्यादा होंगे। एंड दीज डिजाइन आर यूज रिपीटेड मेजर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और दीज डिजाइन
क्या लिखा है इसमें, सॉरी 1 सेकेंड, द यूनिट ऑफ एनालिसिस इन दिस डिजाइन इज नॉट वन बट मैनी, ये गलत है ना, यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट। सेकेंड इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो आपका ये तो नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा, बी नहीं होगा मतलब बी जहाँ जहाँ पर है आपको उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। सिंगल सब्जेक्ट का मतलब होता है किसी एक फिनोमेना पे हम स्टडी कर रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्वेश्चन इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था रिवीजन क्लास में, रिवीजन नोट्स मैंने शेयर किए तो उसमें लिखा होगा, देख लेना उसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या बदलाव की ज़रूरत है एज पर द NEP 2020 जो है आया हुआ है, इसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है। इसमें जो एज था फॉर द कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 18 वो आपको 3 to 18 कर दिया है, तो तीसरा वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, मैंने बोला था आर्टिकल 29-30, तो आपका डी पेयर हो जाएगा सेकंड के साथ। ऐसे देखना होता है, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं कई बार, एक पेपर के अंदर 2-2 क्वेश्चन रहते हैं एक ही टॉपिक से। कम्युनिटी, द बेसिस ऑफ द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बता, इसमें क्या क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, आई थिंक इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फेल्ट नीड ऑफ कम्युनिटी बिल्कुल सही है, कि जो कम्युनिटी महसूस कर रही है उसको बोलते हैं फेल्ट नीड। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी अवेयरनेस, बिल्कुल। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी मेंबर, ये भी ठीक है। चॉइस, पीपल चॉइस, देखिए पीपल चॉइस होती है लेकिन हम डायरेक्टली फोकस नहीं करते, बेसिस नहीं होता, ये उसका आधार नहीं होता। आधार कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, अवेयरनेस होता है, कम्युनिटी की नीड्स होती है, वो आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गिवन SDI ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, वो भी ठीक है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स इसमें आ ही जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। इंटर जनरेशन इक्विटी नहीं आएगा, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 82, साइकेट्रिक सोशल वर्क विद चिल्ड्रन इज नीडेड टू प्रोटेक्शन कैटेगरी, इसमें क्या क्या आएगा इस कैटेगरी के अंदर, बच्चे जो कि दैट इज नीड फॉर द प्रोटेक्शन। ऑर्फेंस भी आएंगे, स्ट्रीट चिल्ड्रन भी आएंगे, चाइल्ड लेबर विक्टिम्स, नेग्लेक्टेड बच्चे और फिजिकल और अब्यूज बच्चे भी इसके अंदर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 83, जो मैंने बताया था आपको रिवीजन क्लास में, जहाँ पर हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि बस इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, कि बच्चे को लगता है कि जैसे बच्चे के सामने कोई चीज़ लाया जाए, खिलौना लाया जाए, उसको फिर हटा दिया जाए तो बच्चे को लगता है कि वो कहीं यहीं आसपास ही है, कहीं गया नहीं है, उसको वस्तु स्थायित्व बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। ओके, इसलिए वो रोने लगता है, उस वो एक शुरुआती स्टेज होती है, इसको बोलते हैं सेंसरी मेटर, पहला वाला स्टेज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84। अब यहाँ पर कुछ मेमोरेंडम, दैट इज द पार्ट ऑफ मेमोरेंडम दैट द क्लिफर्ड मैनचेस्ट सबमिटेड टू द टाटा स्टेशन के द्वारा कौन सा मेमोरेंडम सौंपा गया था। अभी ये थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्योंकि इतना डिटेल में कोई पढ़ता नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर ABCD सभी हो जाएंगे। वैसे भी अगर आप देखेंगे ना इसमें, देखो सर दोराबजी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ये तो होगा ही, पता ही हमको, तो मतलब डी होगा, तो सी, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया। अब A और D देखिए, BOC देख लीजिए, BOC में अगर आपको पता है थोड़ा बहुत तो आप देख सकते हैं, लाइब्रेरी फॉर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ये भी आई थिंक हो सकता है। तो ऐसे करके आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं जब आपको पता नहीं होता है, तो तुक्का भी सही से लगाना होता है कि जहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं करेक्ट होने के। क्वेश्चन नंबर 85, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द रिकॉर्डिंग्स इन दी केस वर्क। बताया था केस वर्क की रिकॉर्डिंग के बारे में, ग्रुप वर्क की रिकॉर्डिंग के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए रोल रिकॉर्डिंग इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ प्रोसेस। देखिए प्रोसेस रिकॉर्डिंग अलग होता है, रोल रिकॉर्डिंग अलग होता है ना, तो अलग नहीं, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, डी नहीं होगा। डी नहीं होगा मतलब ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन गया। अब बी और सी दोनों में कॉमन है, ये देख लीजिए, इट इज़ अ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मेथड्स टू लर्न सोशल वर्क प्रैक्टिस, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग की जाती है दैट इज नॉट ओनली फॉर द एज ए मॉडल, सोशल वर्कर उसको यूज करते हैं अपने नॉलेज के लिए भी ना, एज ए मॉडल यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं, बाद में फ्यूचर में अगर सेम प्रकार का कोई प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना है तो दे कैन यूज दैट काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर द फ्यूचर, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जस्ट टू लर्न सोशल वर्क प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 86, देखिए विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रमोट, यहाँ पर आपका सेकंड जनरेशन होगा। मैंने आई थिंक जो पहले वाला वीडियो था उसमें थर्ड जनरेशन बताया था, क्योंकि वो आपका एक कलेक्टिव राइट्स होता है, तो उसको बेसिस मान के मैंने बोल दिया था कि सोशल वर्क प्रोफेशन में आएगा कलेक्टिव राइट्स, या बोल सकते हैं सॉलिडारिटी राइट्स। लेकिन ये सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में आपके सोशल इकोनॉमिकल कल्चर राइट्स आते हैं, हेल्थ एजुकेशन वेल बीइंग लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट, तो इसी वजह से सेकंड जनरेशन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 87, नॉन लीनियर सोशल वर्क प्रोसेस विच असाइलम सीकर्स एंड रिफ्यूजीज कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट, इनको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेलकम करेंगे, पहले ए आएगा, ओके, फिर बी फ्रेंडली,
बी फ्रेंडली आएगा कि पहले अकम्प्लिस, क्या लिखा है, अकम्पनीमेंट, इसका मतलब क्या होता है, संगत, मतलब संगति, इकट्ठा करना, एक गठजोड़ करना, हिंदी में उसको बोलते हैं, आपस में मिलना, वो आपका अकम्पनीमेंट बोलते हैं। तो पहले ए आएगा फिर डी आएगा, ए और डी एक ही ऑप्शन में है। और यहाँ पर देख सकते हैं एडवोकेसी तो लास्ट में होगी ना। फिर आपका आएगा इसके बाद सी, मेडिएशन करना, बी फ्रेंडली, बी फ्रेंडली मतलब मित्रता स्थापित करना, तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनुअली कंसर्न फॉर द डिलीवरी ऑफ सोशल वेलफेयर सर्विस। सेम क्वेश्चन रिपीटेड 2 टाइम्स। ऐसे क्वेश्चन एक और था, मतलब एग्जैक्ट नहीं था लेकिन समझ सकते हैं, तो फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का। फेल्ट नीड का मतलब क्या होता है, कि जो कम्युनिटी फील कर रही है, जो कम्युनिटी नीड्स एज एक्सप्रेस्ड बाय द कम्युनिटी इन जनरल। जैसे मान लीजिए हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम है, उसको लेकर के वो एक कम्युनिटी उसको फील करेगी, या कुछ भी समस्या है कम्युनिटी के अंदर, वो कहलाता है फेल्ट नीड। फोर्थ करेक्ट है। ओके, 90, क्वेश्चन नंबर 90 में आएगा ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 90, विच द फॉलोइंग आर नॉट अमॉन्ग दी 5 जेंट। मैंने बताया था बेवरेज रिपोर्ट के बारे में मैराथन क्लास में, आइडलनेस, इग्नोरेंस, जस्ट डिजीज, ओके, स्क्वायरल एंड बांट, 5 थी। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। इसमें आपका क्या था, अभी इसमें देखिए इनजस्टिस नहीं था उसमें, और मिजरी नहीं था, तो सी ओ ई नहीं होगा, बाकी सब सही है। कितने बार डिस्कस किए थे, ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ओके, बाकी पैसेज हैं, पैसेज हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन थे यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब आप लोग मैच करा लीजिए। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है जिसको आप क्लेम कर सकते हैं, और आपको लग रहा है क्लेम करना है तभी करना है जब आपको लग रहा है 1-2 मार्क्स ही चाहिए आपको जीआरएफ के लिए या नेट के लिए, देन यू कैन ट्राई, अदरवाइज नो नीड टू, बिकॉज वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बनाते हैं वो अपने हिसाब से सोच कर बना देते हैं, फिर उसके अनुसार आंसर दे देते हैं, राइट। सो दैट इज़ नॉट बोल सकते हैं उसको हम, ज़्यादा डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि दैट इज़ फॉर द क्लेम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली मैंने बता दिया क्या क्या आंसर है। बाकी जो है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट। अब जो भी रिजल्ट आप लोगों का आज, आई होप कि सभी लोग का सिलेक्शन हो जाए। ओके, बाकी जो लोग तैयारी पहली बार कर रहे हैं, जिन लोगों का पहला अटैम्प्ट था, जिन लोगों को लगता है कि और तैयारी करने की ज़रूरत है, तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्सेज। उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, सभी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे डिटेल में। और बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें से जो रिवीजन क्लास थी, मैराथन क्लास थी और रिवीजन नोट्स थे, उससे आए हुए हैं, और जो बच्चे ज्वाइन किए थे क्लास उनको पता होगा। तो पेपर 2 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, 4-5 क्वेश्चन थे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स बोल सकते हैं, या जैसे कि बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन है तो वो आपको नहीं पता होता है। तो अगर 95 क्वेश्चन 100 में से अगर आप अटैम्प्ट कर पाते हैं, इवन 90 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर पाते हैं, तब भी उसमें से 80 या 70 क्वेश्चन करेक्ट कर पाएंगे, बहुत है ना, जेआरएफ के लिए। तो 4-5 क्वेश्चन के लिए हम लोग, ऐसा नहीं है कि 5-6 बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर जाएंगे कि यार ये 2 क्वेश्चन है, कौन सी बुक से आए हैं, इसको वहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक एग्जाम के अंदर, हर एक पेपर के अंदर 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सिलेबस के बाहर होंगे, या ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डिफिकल्ट होते हैं, वो डाले ही जाते हैं इसलिए कन्फ्यूज़ करने के लिए, ताकि आप उसमें कन्फ्यूज हो जाएँ। तो उनको इग्नोर करना होता है, उनको अटैम्प्ट करना होता है, बोल सकते तुक्का मार सकते हो उन पर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं सभी, और ये सभी की सभी थ्योरी जो क्वेश्चन में आई हुई है, जो कुछ आया है, सब हम लोग नोट्स में ऑलरेडी कवर था, तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, है ना। और बाकी कोई डाउट है तो ग्रुप में टेक्स्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट गाइज, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रिपरेशन फॉर दिसंबर एग्जाम, जो भी तैयारी करना चाहते हैं या स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, बाय।